नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह जी। डॉक्टर शिवदयाल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सर एक और महत्वपूर्ण विषय है वो है माइनिंग। देवास, चूंकि देवास के जो सराउंडिंग के क्षेत्र हैं उनमें माइनिंग का भी काफ़ी काम रहता है और माइनिंग में कई बार राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक इलीगल माइनिंग बहुत ही ऐसा विषय है जिसको लेके हमेशा सिरदर्द बना रहता है। तो कई बार गैंगवार हो जाती है, कई बार बड़े स्तर के झगड़े सामने आ जाते हैं। तो देवास इन सब चीज़ों के होते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन है उन एरियाज में। तो उसके लिए क्या आपने एक अलग लाइन लेंथ बनाई कि ये चीजें मैनेज बनी रहे? हमने कोशिश की कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण बार बार में विवाद की स्थिति बनती थी या जो लोग अपने अलग तरीके की माइनिंग की जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर हमने शुरुआती दौर से ही माइनिंग माफिया के रूप में कड़ी कार्रवाई की और उसी कड़ी कार्रवाई का नतीजा रहा कि पिछले 2 वर्ष से यहाँ पर लगातार शांतिपूर्वक इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति या किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि नहीं हुई है। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में एटलीस्ट देवास जिले में सफल रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश पुलिस सर पूरे देश में अपनी संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है और मध्य प्रदेश में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से किसी आम व्यक्ति का मिलना कोई बहुत दुष्कर कार्य नहीं है। किसी भी राज्य का नाम का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सहज है मध्य प्रदेश पुलिस आम जनता के लिए। तो मध्य प्रदेश का एक नारा भी है कि मध्य प्रदेश सोशल पुलिसिंग की दिशा में बहुत काम कर रहा है। तो देवास जिले में सोशल पुलिसिंग, जनता का भरोसा पुलिस में और बड़े, जन सुनवाई और ये विषय तो हैं। कोई ऐसा नवाचार जो आपने अपने स्तर पर शुरू किया हो? देखिए, हमने नवी जी शुरुआती दौर से ही ये कोशिश की है कि हमारे जो थाने हैं वो आम जनता के लिए सुगम हो, आम जनता को न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि सुविधाओं की दृष्टि से वहां पर एक अच्छी व्यवस्था मिले। जब कोई थाने पर आए तो सबसे पहले उसको चेयर ऑफर की जाए, बैठा के उसको पानी पिलाया जाए और उसके बाद उसकी जो समस्या है, उसकी जो परेशानी है उसको पूछा जाए। यदि उसकी परेशानी इस तरह की तो उसको वहीं पर सॉल्व किया जा सकता है तो उसको वहीं समाधान किया जाए और यदि उसमें किसी अन्य प्रकार के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, किसी वरिष्ठ अधिकारी के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है तो वहीं पर बैठ के उसको समाधान किया जाए और उनके संपर्क में लाया जाए। हमने ये भी व्यवस्था की थी कि आम आदमी से हमारी पुलिस के सभी लोगों का, चाहे वो आरक्षक है, कांस्टेबल है, चाहे कोई अधिकारी है, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा रहे और क्राइम और अपराध और कानून व्यवस्था से भी ऊपर उठकर है पुलिस का व्यवहार। आम आदमी के लिए जो व्यवहार होगा उसी व्यवहार के आधार पर वो पुलिस स्टेशन आएगा और अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेगा। तो इसको मोटो के रूप में लेकर हम लोगों ने शुरुआत से इसमें काम किया है और अब हम उसमें सफल हुए हैं। जी, अगर मैं सर कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल में लोगों ने वर्दी के अंदर एक हमदर्दी का जज्बा देखा, एक नया इमोशन फील किया पुलिस के अंदर। अन्यथा तो पुलिस हमेशा से थोड़ी सख्त मिजाज और थोड़ा फोर्सफुली बिहेवियर करने वाले एक कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन कोरोना के दौर में जब लोग जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, उस दौर में लोगों की दवाइयाँ पहुँचाने से लेके, लोगों के घर में सब्जी पहुँचाने से लेके, उनके राशन की व्यवस्था, बीमार को अस्पताल और अन्य तमाम कामों में पुलिस इन्वॉल्व हुई। तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस के कर्मचारी उसमें संक्रमित भी हुए, कुछ हमारे अधिकारी कर्मचारी शहीद भी हुए। लेकिन लोगों का जज्बा पुलिस के प्रति बदला और पुलिस को तालियां मिली, पुलिस को पुष्प वर्षा मिली, पुलिस को सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। जिसके लिए पुलिस ने सालों से पुलिस मेहनत कर रही थी, वो एक महामारी के दौर में वो निखर के आया सामने, वो भाव। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, वैसे तो हमारा पुलिसिंग का जॉब हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, रहता है।
लेकिन कोविड की चुनौती हम सबके लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए एक नई चुनौती थी। पुलिसिंग के लिए एक नई चुनौती इस तरह से थी कि हमको न केवल अपने खुद के लोगों का ध्यान रखना था, अपनी खुद की सेहत का, कोविड इन्फेक्ट नहीं हो इसका ध्यान रखना था, बल्कि हमको समाज का, आम जनता का ध्यान रखना था। उनको घरों में रखने के लिए, ताकि कोविड फैले नहीं, स्प्रेड नहीं हो, पुलिस वालों को बाहर खड़ा रहना पड़ता था, उनको अपने परिवारों का ध्यान रखना पड़ता था। तो इस चुनौती को सभी जगह पूरे देश भर में हमारी पुलिस ने बहुत ही एक चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में लिया, और ये कहते हुए हर्ष है कि हम लोग उसमें सफल हुए हैं। इससे एक जिम्मेदारी और हमारे ऊपर बड़ी है कि जो आदर्श हमारी इमेज, पुलिस की इमेज बन गई है, उसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करें। हमारे लोगों को समझाना, हमारे पुलिस के लोगों के बीच में ये भावना डालना कि जिस तरह की इमेज, बहुत ही बेहतरीन इमेज जो हमारी कोरोना के दौरान बनी थी, उसको हम कैसे कंटिन्यू करें, ये अभी हमारे सामने चैलेंज है। ये बिल्कुल सही बात संदेह कही उन दिनों हमारे कई कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो शहीद हुए, और उसी का परिणाम है कि हम समाज को वापस बेहतर स्थिति में ला सकें। जी, जिस प्रकार से सर आपने कहा कि किसी भी छवि को स्थापित करने में एक बार मेहनत लगती है, लेकिन फिर वो अगर छवि बन गई तो उस छवि को मेंटेन करने में, उस इमेज को मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है। तो पुलिस की जैसी सर्वस्पर्शी और समाज सेवा की एक छवि उसमें बनी, उसके बाद लगातार अभी कोविड के दौरान ऐसे कार्यक्रमों में पुलिस का मान सम्मान लगातार हुआ। तो ऐसा कोई हेल्पलाइन, ऐसा कोई कार्य योजना जिससे पुलिस जनता के बीच में लगातार अन्य तमाम मामलों पर, चाहे महिला सुरक्षा हो, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, बाल अपराध हो, इन सारे मामलों पर पुलिस संवेदनशीलता के साथ समाज के लोगों से जुड़ सके और उनसे इनपुट ले सके? इसके लिए जो जनसंवाद की हमने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का अब ये परिणाम होने लगे हैं कि लोग आगे आकर अपनी बातें बताने लगे। जनसंवाद से ये भी हुआ है कि पुलिस और आम आदमी के बीच में जो कनेक्ट, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसमें भी हमको मदद मिली है। हम ये कोशिश करते हैं कि इस पूरी संवाद की जो प्रक्रिया है, उसको ज्यादा से ज्यादा और मोर फ्रिक्वेंटली करें, ताकि आम लोगों के साथ कनेक्ट एक एस्टेब्लिश हो और हमको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं मिलें, न केवल क्राइम के डिटेक्शन में, न केवल अपराधों के रोकथाम में, बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति में। ये जो जनसंवाद है, ये जो आम जनता के साथ कनेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करता है। उसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी, जिस प्रकार से सर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि चूंकि इंदौर के नजदीक होने का एक देवास को बेनिफिट ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टर समिट या कोई भी व्यावसायिक अधोसंरचना की बात होती है या व्यावसायिक डेवलपमेंट की बात होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, तो निश्चित रूप से शहर के आसपास के ही क्षेत्र उसके लिए चयनित होते हैं, जिसमें इंदौर में अगर उधर देखा जाए तो धार, पीथमपुर और इधर देवास। तो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जब आएगी तो पहली शर्त ही उसकी लॉ एंड ऑर्डर होता है कि कानून व्यवस्था अगर बेहतर है तो वो अच्छे से वहाँ काम कर सकते हैं, अपना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त ही सर कानून व्यवस्था है। तो देवास का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, देवास का इंडस्ट्रियल एरिया अपने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए और इन सब विषयों के लिए जाना जाता है। तो क्या ये जो इंडस्ट्रीज वहाँ रन हो रही हैं या जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उनसे जिला प्रशासन बात करता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बात करता है, आपके स्तर पर भी उनके लिए कोई डेस्क है जिसमें वो अगर आपसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो उनको इजी एक्सेस मिल जाए? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना हमारी प्राथमिकताओं से सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम लोगों ने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जिले में आता है तो कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारीगण मिलकर उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण किसी भी तरह के क्राइम से फ्री हो, किसी भी तरह के कानून व्यवस्था, चाहे वो किसी तरह के आंदोलन है, चाहे किसी तरह की कानून व्यवस्था है, उनसे फ्री हो, ताकि एक आदमी आके सहज रूप से यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, यहाँ पे उसको इंडस्ट्री चलाने के लिए किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। और ये सब करने में अभी तक यहाँ का माहौल, यहाँ के इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को बनाने में हम लोग सफल हुए हैं, जिला प्रशासन और पुलिस। हम लोगों ने आगे भी ऐसी व्यवस्था की है कि आगे आने वाले लोगों को, जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जहाँ पर वो लोग आके हमसे बातचीत कर सकते हैं,
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के यदि उनको कोई परेशानी आ रही है, यदि कोई टीचिंग ट्रबल्स हैं, यदि कोई इंडस्ट्री डालने में ट्रबल आ रही है या कोई बाद में कोई परेशान कर रहे हैं उनको, तो उनको उसका समाधान किया जा सके। इसके लिए हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना रखा है। मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अब चूंकि आगामी समय में कोविड से पिछले 2 वर्षों में कोविड में कोई बहुत बड़ा आयोजन हुआ नहीं है, खासकर धार्मिक आयोजन नहीं हुए जो अब शुरू हुए हैं, तो आगामी समय में अब गणेश उत्सव है, उसके बाद नवदुर्गों हैं, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जिसमें झांकियां लगती हैं, पांडाल लगते हैं, तमाम तरह के आयोजन होते हैं और निश्चित रूप से ये समाज में खुशहाली लाते हैं। लेकिन कई बार कुछ एक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है तो एक वातावरण भी खराब होता है। तो इसके लिए पहले से सर पांडालों के स्थान का चयन और उनके आयोजन, उनकी सबकी रूपरेखा, इसके लिए अभी से कुछ सर प्लान तैयार किया है देवास पुलिस ने? देखिए, ये बात सही है कि पिछले 2 वर्षों से कोविड की वजह से रहने कारणों से हम लोग किसी भी समुदाय के किसी भी त्योहार को पूरी तरह से नहीं मना पाए थे। इस बार चूंकि सारे प्रतिबंध हटे हुए हैं और सभी आयोजन अपने पूरे स्वरूप में सामने आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि इस बार क्राउड भी बहुत ज्यादा निकल के घरों से निकल के बाहर आ रहा है, चाहे वो किसी तरह की यात्रा हो, आयोजन हो, जुलूस हो या किसी तरह का मेला हो। हमारे यहाँ पे मेनली जो नवरात्रा के दौरान मेले लगते हैं उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो नवरात्रि के दौरान हमारी बृहद स्तर पर व्यवस्थाएं टेकरी पर रहती हैं। माता टेकरी की व्यवस्थाओं को लेकर हम पहले से प्लानिंग करते हैं। हम लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो पांडाल लगने हैं, चाहे वो गणेश पूजा से संबंधित हों, चाहे वो माता टेकरी की माता पूजा से संबंधित हों, माँ दुर्गा से संबंधित हों, इन सभी पंडालों से आम आदमी बहुत अच्छे से सुविधापूर्वक यहाँ पर दर्शन कर सके, यातायात की व्यवस्थाएं अच्छी बनी रहें, कहीं कोई यातायात अवरुद्ध ना हो। तो ऐसे स्थानों का चयन एक समिति के द्वारा हम लोग करते हैं। हम लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पहले उनके साथ मीटिंग्स की जाए। तो प्रत्येक त्योहारों के सीजन से पहले हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं, आयोजकों के साथ बैठक करते हैं। इससे ये हो पाता है कि हम लोग सही जगह पर, सही स्थान पर चयन कर पाते हैं सही स्थान का, और फिर आयोजन में किसी तरह की कोई असुविधा किसी को नहीं हो। अब जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोग घरों से बाहर निकले हैं पिछले आयोजनों में, आगे भी आयोजनों में निकलेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने और अधिक सतर्कता पूर्वक मीटिंग की व्यवस्थाएं लगाई हैं। आगे भी और अधिक सतर्कता से इसमें व्यवस्थाएं लगाई जाएंगी ताकि किसी तरह की कोई असुविधा, असुरक्षा किसी को नहीं हो। अभी एक हाल में ही एक बड़ा चुनावी प्रबंधन से गुजरना पड़ा है पूरे प्रदेश को, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं बहुत ही माइन्यूटली उनका ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत गहरे स्तर के चुनाव होते हैं छोटी छोटी जगहों पर। तो ऐसी जगहों पर भी पुलिस बल पहुंचाना पड़ता है जहां सामान्यतः बड़े चुनावों में न तो बूथ बनते हैं न प्रबंधन केंद्र बनते हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव का जो हमारा अनुभव है वो हमेशा ही एक यूनिक अनुभव होता है। इसमें आम आदमी का जो इन्वॉल्वमेंट है, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाके वोटर्स का, जनप्रतिनिधियों का, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका, सभी का इन्वॉल्वमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसको चैलेंजेस भी आते हैं, उनको मैनेज करना, छोटे छोटे विवाद होते हैं उनको सुलझाना, और फिर समय रहते हुए आपको प्रॉपर व्यवस्थाएं लगाना ताकि किसी तरह का कोई विवाद बड़ा रूप नहीं ले सके। छोटी छोटी जगहों पर जाके और वहां से मतदान कराना सुरक्षित रूप से, फिर मतपेटियों को वापस लाना, वापस जमा कराना, मतगणना कराना, इन सब में बहुत बड़े लेवल पर एक लार्ज स्केल पर प्लानिंग की और फोर्स के डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मुझे खुशी है कि हमने पूरी संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का था, नगर निगम का था, हमने बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी एक्सीडेंट के पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया। आपदा कोई भी हो सर, प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, और अब तो जब से डायल 100 आ गई है तो लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस उनके मोबाइल के एक्सेस पे है। तो डायल 100 ने कहीं ना कहीं पुलिस की जो एक फिल्मों में हमेशा से छवि ऐसी गढ़ी गई है कि अपराध हो गया तब पुलिस पहुंचती थी, लेकिन डायल 100 ने उस पूरी छवि को जो है धूमिल किया और पुलिस समय से पहले पहुंची। तो ये जो सर डायल 100 की प्रक्रिया है देवास में, जो डायल 100 का मूवमेंट है, उसका अपना एक कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस होता है, उसमें कहां पर है डायल 100 देवास की?
जैसा आप बता रहे हैं, डायल 100 की जो सेवा है वो अब प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग में आपको घटनास्थल पर पहले ही पहुंच के यदि जो परिस्थितियां निर्मित होने वाली हैं कानून व्यवस्था की या किसी क्राइम की, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, और यदि कोई घटना हुई है, यदि कोई क्राइम हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे डिटेक्ट किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए डायल 100 का योगदान बहुत ही बेहतरीन है, वो हम सबको पता है। हमारे जो सेवा के केंद्र हैं, जो पहले 25 थाने हुआ करते थे, अब 25-30 जगह डायल 100 की केंद्र और आ गए हैं। तो इससे आपके सेंटर्स बढ़ गए हैं जहां पर आम आदमी को आप सुविधाएं, सुरक्षा उपलब्ध करा पाते हैं। आपका रिस्पांस टाइम हमारी पुलिस का बहुत बढ़ गया है। रिस्पांस टाइम कम होने के कारण रिस्पांस टाइम कम हो गया है। रिस्पांस टाइम कम होने के कारण ऐसा हुआ है कि डायल 100 कहीं पर भी 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक शहरी क्षेत्रों में और 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहुंच जाती है। तो इससे हमको ये सुविधा मिली है कि यदि कहीं पे कोई घटना हुई है, यदि कहीं पे कोई परेशानी हुई है, तो उसको हम समय रहते हुए रिजॉल्व कर पाते हैं। पहले इन्हीं चीजों में रिस्पांस टाइम ज्यादा होने के कारण वहां पे दिक्कतें आती थी, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को पहुंचने में दिक्कतें आती थी। तो अब वो चीज नहीं रही है और इसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से आ रहा है। इसको हमें आगे बनाए रखना है। हमारे सामने चैलेंजेस हैं कि इसकी सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर करना है। हमारे लोग जो डायल 100 पर पदस्थ हैं, उनकी सेवाएं, उनका व्यवहार बहुत उत्तम क्वालिटी का हो, ये सब हमको अब आगे आने वाले दिनों में सुनिश्चित करना है। जी, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आरोप बहुत कम लगते हैं पुलिस पे कि पुलिस ने किसी जायज मामले में एफआईआर नहीं की। एफआईआर होना एक अलग विषय है सर, और विवेचना होना एक अलग विषय है। किसी भी प्रकरण का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी जाके वो अभियोजन को प्राप्त होता है। तो कन्विक्शन रेट में देवास और अभियोजन के मामले में, विवेचना के मामले में आप उसको कहाँ मानते हैं कि कितना बेहतर जिला पुलिस बल कार्य कर रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया है कि हमारे यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है एफआईआर का। यदि कोई फरियादी अपनी किसी फरियाद को लेकर, अपनी किसी परेशानी को लेकर जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, लेकर थाने पर पहुंचता है, तो 100% रजिस्ट्रेशन किया जाता है। किसी भी आदमी को एफआईआर के लिए डिनाई नहीं कर सकते। तो हर आदमी जब एफआईआर कराता है तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में एलिमेंट्स आते हैं निकल के सामने। तो उन सब के आधार पर पुलिस बहुत ही बेहतरीन काम करके और उसको समय सीमा पर चार्जशीट करती है, चालान पेश करती है कोर्ट में, और उसके बाद में अभियोजन शुरू होता है। हमारे सभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो अंग हैं, जिनमें अभियोजन है, जुडिशरी है और पुलिस है ऑफ कोर्स, ये सभी लोग मिलकर फिर ये डिसाइड होता है कि किसका काम ठीक रहा और उसके कारण फिर उसमें कन्विक्शन होता है। जहां तक कन्विक्शन की बात है, चिन्हित अपराधों में हम पिछले 1 वर्ष में लगभग 100% के कन्विक्शन पर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है हमारे जिले का। अन्य अपराधों में भी हमारे कन्विक्शन की दर पिछले दिनों में काफी बेहतर रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में इसको और बेहतर बनाया जाए, ताकि आम नागरिक को जो किसी क्राइम के लिए एफआईआर रजिस्टर कराता है उसको अंततः निर्णय मिले और निर्णय में उसको न्याय मिले। संगठित अपराधों के विरुद्ध, माफियाओं के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार बहुत सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री कई मंचों से ये कह चुके हैं कि माफियाओं को बिल्कुल जमींदोज कर दीजिए, पुलिस को इसके लिए फ्री हैंड दिया हुआ है। तो कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश अब मतलब पुलिस में पहले AK-47 पिस्टल ये सब तो हथियार होते थे, अब पुलिस ने, खासकर मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने हथियारों में सर एक बुलडोजर भी शामिल कर लिया है, JCB। तो ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई जो देवास में हुई हो सर? देखिए, माफियाओं के विरुद्ध पिछले 2 वर्ष में हमने लगातार बहुत ही प्रभावी कार्रवाइयां की हैं। जो प्रभावी कार्रवाइयां की हैं, इनमें जितने भी हमारे अवैध शराब माफिया थे, अवैध फूड कोर्ट थे, हमारे यहाँ पर जो अवैध जुए सट्टे का बिजनेस चलाने वाले लोग थे, उन सभी के ऊपर हमने न केवल केस रजिस्टर किए हैं, उनके जिला बदर, उनके NSA किए हैं, बल्कि उनकी संपत्तियों को भी, जो अवैध रूप से संपत्तियां उन्होंने अर्जित की थी, उनको भी हमने नेस्तनाबूद किया है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति और उस अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति को यदि उसकी कमर तोड़ी जाती है, तो निसंदेह उसका क्राइम पर रिपरकशन होता है और वो और लोगों के लिए एक मैसेज भी जाता है। तो इस कड़ी में हमने लगातार देवास पुलिस में बहुत प्रभावी कार्रवाइयां पिछले दिनों में की हैं। हम इस अभियान को हम लोग जारी रखे हुए हैं। आजकल भी हम लोग लगातार इस तरह की माफियाओं को चिन्हित करते हैं और चिन्हित माफियाओं के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जी,
मध्य प्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध है और महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और एक मध्य प्रदेश पुलिस है, हम नारी की सुरक्षा का सम्मान करेंगे, ऐसा डायल टोन लगभग हर मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी के मोबाइल पर मिल जाएगा। तो बार बार वो याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम करना है। तो महिला अपराधों की रोकथाम के लिए और महिला सुरक्षा के लिए देवास पुलिस की तरफ से सर क्या कुछ प्रयास है? देखिए, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना हमारी प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है। हम लोग चाहे छेड़छाड़ की घटनाएं हों, उनसे लेकर जो हीनियस ऑफेंसेज है महिला अपराध के, अपहरण, रेप एंड अन्य अपराध, उन सभी की हम लोग समीक्षा करते हैं। समीक्षा करके ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर ज्यादा प्रॉन है ये क्राइम होने के लिए, वहां पर हम लोग फिर एक्स्ट्रा व्यवस्था लगाते हैं। हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है, जो गांव-गांव, मोहल्ले जाकर लोगों को, बालिकाओं को समझाइश देते हैं। गुड टच, बैड टच की उनको टीचिंग देते हैं, उनको समझाइश देते हैं, सिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 100% केसेज में जो भी महिला संबंधी अपराध हैं उनमें हमने चार्जशीट करना सुनिश्चित किया है, जो रेप और 354 के केस हैं, छेड़छाड़ के केस हैं। अपहरण के मामलों में हमने पिछले 2 वर्ष में जितनी बालिकाएं हमारे जिले में 2020 और 2021 में गई थी, उनमें नियर 100% रिकवरी की है, जो देवास पुलिस का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश। सर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, महिला अपराधों के बाद ये अपराध एक ऐसा है सर कि इसमें अपराधी दिखता नहीं है और अपराधी टाइप का नहीं होता है, बहुत ही वेल एजुकेटेड, पॉलिश्ड, एकदम कहीं दूर बैठा हुआ, दूर की दुनिया में पूछ देता है, कहीं वो आपका ओटीपी आएगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको कुछ इंसेंटिव मिलने वाला है और तमाम खातों से रुपए उड़ा देता। साइबर क्राइम एक बड़ा सरदर्द है पुलिस के लिए, क्योंकि बाकी जगह पर तो आपको क्राइम हिस्ट्री मालूम रहती है, लेकिन इसमें समझ नहीं पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास है सर? निस्संदेह साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हम लोगों के सामने आया है। तो हमने देवास पुलिस की, जहां तक बात की जाए, हमने एक फुल फ्लेजेड साइबर लैब यहाँ पर संस्थापित की है। उस साइबर लैब में हमारी साइबर टीम है, जो ये सुनिश्चित करती है कि यदि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो तत्काल उसकी FIR की जाए। हमारे सभी थानों को FIR करने के लिए अधिकृत किया गया है और हम सबसे पहले FIR करके फिर ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि साइबर क्राइम में टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेन होता है, जितनी जल्दी आप FIR करेंगे, जितनी जल्दी आप अपराधियों के पीछा करना शुरू करेंगे या उनको ट्रैक करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी ही आप उसको पकड़ पाने में सक्षम होंगे। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जो साइबर लैब एस्टेब्लिश की है, वहां पर डेडिकेटेड ऑफिसर्स लगाए गए हैं जो राउंड द क्लॉक रहते हैं। वो लोग इस चीज पर ध्यान रखते हैं कि यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, यदि किसी का OTP लेकर, यदि किसी का नाम से सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसमें किस तरह से कार्रवाई की जाए। ये जो कार्रवाई की जाती है ये सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, जागरूक हों, अवेयर हों इस चीज के लिए कि उनके साथ भी कभी साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसके लिए भी हमने उचित व्यवस्थाएं की हैं, पर्याप्त इसका प्रचार प्रसार कराया है कि कभी भी हमारे जिले में किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना OTP नहीं दें। यदि कोई OTP मांगता है बैंक से रिलेटेड या किसी अन्य सुविधा से रिलेटेड, तो उसको जांच पर रखें, उसके बाद ही दें। यदि किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में हम पिछले कुछ दिनों से बेहतरीन कार्य देवास पुलिस की टीम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वाले दिनों में हमको बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। उस क्रम में हम अपने लोगों को ट्रेन करें, हम अपने लोगों को ये सिखाएं कि किस तरह से इमीडिएटली हम उसको फॉलो करें और प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर, प्रत्येक पुलिस चौकी पर हम लोग इसकी व्यवस्था करें कि जो फरियादी आता है उसको इमीडिएट रिलीफ वहां पर मिल पाए। सर, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो वर्दी पहने हुए व्यक्ति होता है उससे लोग जो है लगभग उसको सुपरमैन की तरह उससे उम्मीद करते हैं कि जो भी आता है उसके पास परेशान आता है कि उसकी दुख दर्द, उसकी परेशानी वो पल भर में दूर कर दे। और अपनी परेशानियों के चलते परेशान लोग जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो ये भूल ही जाते हैं कि जो सामने खड़ा व्यक्ति है जिससे वो बात कर रहे हैं वो भी एक इंसान ही है। तो पुलिस के वेलफेयर की बात बहुत समय तक तो उठी नहीं, अब जाके पुलिस वेलफेयर की बात हो रही है, उनकी अच्छे हाउसिंग सोसाइटीज की बात हो रही है, नए पुलिस बल की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो सरकार की तरफ से जो अब पुलिस बल को दक्षता प्रदान करने के लिए, सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो एक
अभियान चलाया हुआ है, उस पर आप गृह मंत्रालय के लिए और प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं सरकार के सपोर्ट से आप? देखिए, आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज किया है। हमेशा से ही वर्दी में पुलिसकर्मी से आम आदमी की, आम जन की उम्मीदें बहुत हाई रहती हैं। हमारे सामने चुनौती है कि जो उसकी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको किस तरह से हम किस हद तक पूरी कर पाते हैं। हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क बन जाता है कि आम जनता की अपेक्षाओं पर हम ज्यादा से ज्यादा खरे होते हैं। इसके लिए हमारे लोग दिन भर रात भर मेहनत करते हैं। इस दौरान उनको ड्यूटी के लिए मोटिवेटेड रखना, उनको स्वस्थ रखना, उनको सही माहौल प्रोवाइड करना और किसी तरह की उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, इस चीज को रोके रखना, ये सब लीडर्स के लिए चुनौती का एक विषय होता है। हम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम लोग उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने कार्मिकों के स्वास्थ्य के लिए लगातार हेल्थ चेकअप कराते हैं। 45 वर्ष और उससे अधिक के जो भी लोग हैं, उनका रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप किया जाता है। जो बीमारियां उनको होती हैं, उन बीमारियों के लिए लगातार दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान हम लोग रखते हैं, हमारे सभी आरक्षकों की, प्रधान आरक्षकों की। यदि किसी ने किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है तो उसकी फीसेस का ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में हम न केवल हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों का जो भी इलाज होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग निश्चित इंटरवल्स पर सभी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसी भी तरह से वो लोग स्ट्रेस में नहीं रहें, वो लोग किसी भी तरह से इस तरह की चुनौतियों में पीछे नहीं रहें। आजकल हमने पीटी परेड के साथ साथ योगा और ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं जिनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए इस चीज को लेकर लगातार सेशंस दिए जाते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, मेरे सभी पुलिसकर्मियों से जो जिले में है, कि यदि किसी भी तरह की छोटी से छोटी उनको दिक्कत है तो निस्संदेह वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएं, मेरे पास आएं। उसके कारण उनके बीच में और हमारे और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है और इसके कारण अपनी छोटी छोटी बात को यहाँ पे आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इन सब चीजों के कारण हम लोग इस चीज में सफल हुए हैं, कि अब तक सफल हुए हैं कि किसी भी तरह से हमारी फोर्स का मोटिवेशन लेवल, हमारे लोगों का काम करने का जज्बा कम नहीं हो और इस चुनौती को जो आम जनता ने हमारे ऊपर छोड़ रखी है, हमारे ऊपर दे रखी है, उस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निर्वहन करें। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इतना समय साझा करने के लिए और पुलिस फोर्स को एक नए अंदाज में व्याख्यात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो हमारे साथ देवास पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल थे और उनका कहना है कि काम करने का तरीका पुलिस का कुछ ऐसा है कि वर्दी से लोगों की हमदर्दी हो, वर्दी पर भरोसा हो, वर्दी पर विश्वास हो, तभी कानून और व्यवस्था जैसी विषय वस्तु को आप लागू कर सकते हैं और तभी उसको सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर सकते हैं। तो आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।